ये कहानी है 78 वर्षीय मास्टर दीनानाथ जी की। वो एक सरकारी स्कूल से रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनका पूरा जीवन सिद्धांतों, अनुशासन और सबसे बढ़कर अपनी पत्नी सरस्वती के अथाह अथाह प्रेम के इर्द गिर्द बीता था। ये कहानी केवल एक इंसान की नहीं बल्कि भावनाओं के उस समंदर की है जिसे आज की भागदौड़ भरी पीढ़ी पुरानी सोच कहकर पीछे छोड़ देती है। दीनानाथ जी गांव के एक पुराने बड़े से ढलवा छत वाले मकान में अकेले रहते थे। मकान की दीवारें सफ़ेदी खो चुकी थीं, लेकिन उन पर टंगे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आज भी जिंदा लगते थे। उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना उनके कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी पीतल की संदूकची थी। उस संदूकची के भीतर मखमली लाल कपड़े में लिपटी रहती थी एक यांत्रिक मैकेनिकल चाबी वाली हाथ की घड़ी। ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं थी। साल 1974 में जब दीनानाथ जी की नई नई नौकरी लगी थी और सरस्वती के साथ उनका विवाह हुआ था, तब सरस्वती ने अपने मायके से मिले शगुन के पैसों को जोड़कर छुपकर ये घड़ी उनके लिए खरीदी थी। जब सरस्वती ने पहली बार उनके हाथों में वो घड़ी बांधी थी तो शर्माते हुए कहा था, इस घड़ी की सुइयां जब तक चलेंगी तब तक आपके इस दिल की धड़कन पर सिर्फ मेरा नाम रहेगा। इसे कभी अपने से दूर मत कीजिएगा। दीनानाथ जी ने उस वादे को पत्थर की लकीर मान लिया। 35 साल की नौकरी में चाहे कितनी ही नई घड़ियाँ आईं, पर दीनानाथ जी के हाथ से वो सुनहरे डायल वाली घड़ी कभी नहीं उतरी। रोज़ सुबह वो उसमें बड़े चाव से चाबी भरते, जैसे वो अपनी ज़िंदगी में एक नया दिन भर रहे हों। 5 साल पहले एक सर्द रात में सरस्वती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस रात मानो दीनानाथ जी की दुनिया का एक हिस्सा हमेशा के लिए ठहर गया। सरस्वती के जाने के बाद दीनानाथ जी बिल्कुल खामोश हो गए। अब वो घंटों उस घड़ी को कान से लगाकर बैठे रहते। उसकी टिक 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 में उन्हें सरस्वती के पायल की छनकार, उसकी चूड़ियों की खनक और उसकी धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। उनका इकलौता बेटा आलोक अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके दिल्ली के एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन चुका था। उसका अपना आलीशान फ्लैट था, महंगी गाड़ियाँ थीं और समाज में बड़ा नाम था। आलोक अपनी पत्नी मीनाक्षी और 9 साल के बेटे कबीर के साथ एक ऐसी दुनिया में रहता था जहाँ वक्त का मतलब सिर्फ पैसा था। एक दिन आलोक गांव आया। उसने घर की जर्जर हालत देखी और पिता के अकेलेपन को देखकर कहा, बाबूजी, अब आपकी उम्र अकेले इस खंडहर में रहने की नहीं है। वहाँ दिल्ली में सर्वेंट क्वार्टर हैं, नौकर चाकर हैं, बड़ा सा फ्लैट है। आप हमारे साथ चलिए। कबीर को भी दादाजी का साथ मिलेगा। दीनानाथ जी की आत्मा उस घर की एक एक ईंट से जुड़ी थी जहाँ उन्होंने सरस्वती के साथ जीवन बिताया था। लेकिन बेटे की जिद और पोते कबीर का चेहरा देखकर उनका सन्यासी मन पिघल गया। वो अपनी धोती कुर्ते, कुछ किताबों और पीतल की संदूकची को समेटकर दिल्ली आ गए। दिल्ली का वो 24वीं मंजिल का पेंट हाउस आलीशान तो था, पर वहाँ की हवा में एक अजीब सा खालीपन था। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ हमेशा बंद रहती थीं ताकि एसी की हवा बाहर न जाए। दीनानाथ जी को ऐसा लगता जैसे उन्हें किसी कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया हो। सुबह 7 बजे ही आलोक और मीनाक्षी अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल जाते। कबीर सुबह स्कूल जाता और दोपहर को आकर सीधे अपने कमरे में बंद होकर वीडियो गेम्स खेलने लगता। दीनानाथ जी पूरे दिन घर में अकेले रहते। उनसे बात करने के लिए सिर्फ घर का नेपाली नौकर बहादुर था, जो अपने काम में व्यस्त रहता था। एक शाम डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे थे। दीनानाथ जी ने हमेशा की तरह अपनी कलाई पर वही पुरानी घड़ी बांध रखी थी जिसका फीता स्ट्रैप खिंच चुका था और शीशे पर वक्त के अनगिनत निशान थे। आलोक की नज़र उस घड़ी पर पड़ी। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बाबूजी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप ये प्रागैतिहासिक काल की घड़ी क्यों पहनते हैं। मेरी कंपनी के क्लाइंट्स और दोस्त घर आते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। कल ही एप्पल स्टोर से आपके लिए लेटेस्ट स्मार्ट वॉच मंगवाई है। वो आपकी हार्ट रेट भी ट्रैक करेगी और उसमें आपकी दवाइयों का अलार्म भी सेट हो जाएगा। इस पुरानी खटारा को आप किसी भिखारी को दे दीजिए या फेंक दीजिए। फेंक दीजिए। ये शब्द दीनानाथ जी के कान में किसी तीर की तरह चुभा। उन्होंने अपने कांपते हाथ से घड़ी को छुपाया और बहुत ही शांत पर गंभीर आवाज में कहा,
आलोक, कुछ चीज़ों की कीमत बाजार तय नहीं करता। इस घड़ी में तुम्हारी माँ की पहली बचत, उसका पहला प्यार और मेरी पूरी जवानी बंद है। ये मेरे लिए समय बताने वाला यंत्र नहीं, मेरी सरस्वती का हाथ है, जो उसने आज भी थाम रखा है। इसे मैं जीते जी अपने से अलग नहीं कर सकता। बहू मीनाक्षी ने धीरे से बुदबुदाया। ओह गॉड, इन बूढ़े लोगों के साथ यही इमोशनल ड्रामा है, पुरानी चीज़ों का मोह छोड़ते ही नहीं। दीनानाथ जी ने वो बात सुन ली, पर वो चुप रहे और उठकर अपने कमरे में चले गए। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन दोपहर को जब घर में कोई नहीं था, सिर्फ दीनानाथ जी अपने कमरे में रामायण पढ़ रहे थे और कबीर हॉल में अपनी प्लास्टिक की तीरों वाली बंदूक से खेल रहा था। दीनानाथ जी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन पर गए और अपनी घड़ी को डाइनिंग टेबल के कोने पर रख दिया। इसी बीच कबीर का एक निशाना चूका और उसका भारी प्लास्टिक का खिलौना सीधे जाकर उस घड़ी पर लगा। घड़ी टेबल से नीचे संगमरमर के कठोर फर्श पर गिरी। खटाक, शीशा चकनाचूर हो गया। मैकेनिकल घड़ी के छोटे छोटे स्प्रिंग, गियर और सुइयां दूर दूर तक बिखर गईं। घड़ी के भीतर की वो सदियों पुरानी टिक टिक अचानक एक झटके में शांत हो गई। आवाज़ सुनकर दीनानाथ जी बाहर आए। सामने का दृश्य देखकर मानो उनके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो बिना कुछ सोचे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनके बूढ़े कांपते हुए हाथ उन बिखरे हुए गियर्स को बटोरने लगे। एक छोटा सा स्प्रिंग उनके हाथ में चुभ गया और खून निकल आया, लेकिन उन्हें उस शारीरिक दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वो जमीन पर सिर रखकर भिलक भिलक कर रोने लगे, जैसे आज सरस्वती उन्हें दोबारा छोड़कर चली गई हो। कबीर दादाजी को इस तरह तड़पते देख बुरी तरह डर गया और अपने कमरे में छुप गया। शाम को जब आलोक और मीनाक्षी लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में अजीब सा सन्नाटा है। कबीर ने रोते हुए पूरी बात बताई। आलोक तुरंत अपने पिता के कमरे में गया। दीनानाथ जी बिस्तर पर दीवार की तरफ मुंह किए लेटे थे। उनके हाथ की मुट्ठी कसकर बंद थी, जिसके भीतर उस घड़ी के टुकड़े थे। आलोक ने कहा, बाबूजी उठिए, ज़रा सी बात के लिए इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? कबीर बच्चा है, गलती से गिर गई। मैं कल ही आपको इससे 10 गुना महंगी एंटीक घड़ी ला कर दूंगा। प्लीज़ खाना खा लीजिए। लेकिन दीनानाथ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने न खाना खाया न पानी पिया। अगले 2 दिन तक वो वैसे ही लेटे रहे। उनके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी और आंखें पथरा गई थीं। डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा, इन्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, इन्हें कोई गहरा सदमा लगा है। अगर इन्होंने बात नहीं की या खाना नहीं खाया तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। आलोक को पहली बार अपनी गलती और अपने पिता के उस गहरे दर्द का एहसास हुआ, जिसे वो इमोशनल ड्रामा समझ रहा था। उसे याद आया कि जब वो छोटा था और उसे रात में तेज़ बुखार होता था तो उसकी माँ इसी घड़ी की सुइयों को देखकर डॉक्टर की दी हुई दवा की बूंदें गिनती थीं। इसी घड़ी के समय पर उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी को कबाड़ समझ लिया था। आलोक की आंखों से ग्लानि के आंसू बह निकले। उसने फैसला किया कि वो अपने पिता की मुस्कान वापस लाएगा। वो उस टूटी हुई घड़ी के टुकड़ों को एक मखमली डिब्बे में रखकर दिल्ली के सबसे बड़े मॉल और महंगे घड़ी के शोरूम्स में गया। लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, सर, ये 50 साल पुराना मॉडल है। HMT की ये मैकेनिकल घड़ियाँ अब नहीं बनती। इसके गियर्स और स्प्रिंग के साइज़ अब बाज़ार में मिलते ही नहीं हैं। ये रिपेयर नहीं हो सकती। आलोक हताश हो गया। उसने हार नहीं मानी। वो दिल्ली के चांदनी चौक के तंग रास्तों पर गया, जहाँ पुरानी घड़ियों का बाजार था। चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ आलोक एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। उसका महंगा सूट धूल से सन चुका था, लेकिन आज उसके लिए उसकी बड़ी गाड़ी और पद का कोई मोल नहीं था। उसे बस अपने पिता की जिंदगी वापस चाहिए थी। आखिरकार एक तंग गली के आखिरी कोने में उसे रहमान क्लॉक रिपेयर नाम की एक बेहद पुरानी छोटी सी दुकान दिखी। वहाँ एक 80 साल के बूढ़े चाचा आंखों पर बड़ा सा लेंस लगाए चिमटी से एक पुरानी घड़ी को देख रहे थे। आलोक ने भागकर उनके सामने वो डिब्बा रख दिया और रो पड़ा, चाचा, मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मेरे पिता इसके बिना मर जाएंगे। भगवान के लिए इसे ठीक कर दो।
रहमान चाचा ने लेंस से उन टुकड़ों को देखा। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज के दौर में लोग रिश्तों को ठीक करने के बजाय बदल देते हैं, लेकिन तुम घड़ी ठीक कराने आए हो। इस घड़ी का दिल टूट चुका है, पर फिक्र मत करो, रहमान के पास हर पुराने दिल का इलाज है। रहमान चाचा अपनी तिजोरी से पुरानी वैसे ही धूल खाई घड़ी निकाल लाए। उन्होंने पूरी रात जागकर अपनी आंखों की रोशनी को दांव पर लगाकर उस पुरानी घड़ी के गियर्स को दीनानाथ जी की घड़ी में फिट किया, सुइयों को सीधा किया, नया शीशा लगाया और सुबह के 4 बजे जब उन्होंने घड़ी में चाबी भरी, टिक 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 टिक, वो घड़ी फिर से धड़क उठी। आलोक की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रहमान चाचा के हाथ चूम लिए और उन्हें मुंह मांगी कीमत देनी चाहिए, पर चाचा ने सिर्फ एक मुस्कुराते हुए दुआ दी, जाओ बेटा, अपने बाप की मुस्कान वापस ले आओ। अगली सुबह दिल्ली के उस फ्लैट में सूरज की किरणें खिड़की से छनकर दीनानाथ जी के बिस्तर पर पड़ रही थीं। दीनानाथ जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके सिरहाने आलोक, मीनाक्षी और छोटा कबीर हाथ जोड़े बैठे थे। आलोक ने बहुत ही आदर और भीगी आंखों से वो सुनहरी घड़ी दीनानाथ जी की कलाई पर बांध दी। जैसे ही घड़ी की ठंडी धातु ने दीनानाथ जी की त्वचा को छुआ, उनके पूरे शरीर में एक सिरहान दौड़ गई। उन्होंने घड़ी को अपने कान के पास लगाया। टिक 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 टिक, वही चिर परिचित आवाज़, वही सरस्वती का एहसास। दीनानाथ जी की पथराई आंखों में चमक लौट आई। आलोक ने पिता के पैर छुए और रोते हुए कहा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं महंगी घड़ियों के चक्कर में वक्त और रिश्तों की कीमत भूल गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि पुरानी चीज़ें कबाड़ नहीं, हमारे वजूद की नींव होती हैं। छोटा कबीर दौड़कर दादाजी के गले लग गया और बोला, दादाजी, अब से मैं रोज़ सुबह आपकी इस जादुई घड़ी में चाबी भरा करूँगा। दीनानाथ जी ने रोते हुए अपने पूरे परिवार को गले से लगा लिया। आज उस बंद और आधुनिक फ्लैट के अंदर खिड़कियाँ खोल दी गई थीं। बाहर की ताज़ी हवा अंदर आ रही थी और उस कमरे के सन्नाटे को दूर करती हुई कलाई पर बंधी वो पुरानी घड़ी गवाही दे रही थी कि मशीनें बदली जा सकती हैं, लेकिन यादें और माँ का प्यार कभी नहीं बदला जा सकता। रिश्तों और यादों का कोई मोल नहीं होता। बाजार से हर महंगी और आधुनिक चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन अपनों का प्यार, उनकी यादें और गुजरा हुआ अच्छा समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। अक्सर नई पीढ़ी पुरानी चीज़ों को कबाड़ या आउटडेटेड समझकर फेंकने की बात करती है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए वो चीज़ें उनके जीवन का आधार और किसी अपने की आखिरी निशानी होती हैं। हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। अगर कभी अनजाने में अपनों का दिल दुख भी जाए, तो अपनी गलती को मानकर अहंकार छोड़ उसे सुधारने का प्रयास करना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।